नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में। इस बार फिर हम आपके लिए तमाम सारी रोचक और चटपटी खबरें लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उन्हें जीवन का मोक्ष मिल गया। वो सियासत के ऊंचे पायदान पर हैं, लेकिन विवाद और सुर्खियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बात आज उत्तर प्रदेश के एक चर्चित मंत्री से हो रही है। संजय निषाद जो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो कोई काम कर रहे हैं, जब से सरकार बनी तब से विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। कुछ ना कुछ हंगामा हो जाता है, बवाल मच जाता है। अब ताज़ा मामला ये आया है कि मंत्री जी की आरती उतारी जा रही है और कहने वाले ये कहते हैं कि संजय निषाद अब देवता बनने की चाहत रखते हैं, क्योंकि अब उनके परिवार में MP MLA मंत्री तो सब आ चुका है और निषाद राज की उपाधि के साथ वह इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी मंत्री कई सारे विवादों में घिरे, अपने परिवार के नाते भी और कुछ विभागीय कर्मचारियों के नाते। अगर हम शुरुआत से देखें तो सबसे पहले मामला ये आया कि मंत्री निषाद की जगह उनके बेटे ने पीलीभीत में निरीक्षण कर डाला, सांसद प्रवीण निषाद ने, जिसके बाद बहुत हंगामा मचा, चूँकि ये सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेज़ी से उछला था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि किसी भी मंत्री का कोई परिजन, परिवार का सदस्य, बेटा बेटी विभाग के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संजय निषाद को व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर इसकी ताकीद कराई गई। एक विवाद शांत हुआ था, लेकिन दूसरा विवाद तब आया जब मंत्री एक निरीक्षण में गाजियाबाद पहुंचे, जहां बारिश के नाते बड़ा कीचड़ हो गया था। अब चूंकि मछली विभाग के मंत्री हैं तो तालाब वालाब का निरीक्षण करने, झील का निरीक्षण करने जाना पड़ता है। बारिश हो गई तो रास्ता खराब है, गाड़ी छोड़ के उतरना पड़ा। फिर वहाँ पर कर्मचारियों ने मंत्री के निरीक्षण में उनके पैर में कीचड़ न लगे, इसके लिए रास्ते में बोरे बिछाए गए। ये तस्वीरें बड़ी वायरल हुई और काफ़ी सारे लोगों ने इस पर चुटकी ली। अब तीसरा मामला, जब मंत्री की वीडियो एक वायरल हुई जिसमें वो आरती उतर रही है उनकी, और उनको निषाद राज की उपाधि दी जा रही है, जिस पर तमाम तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि ये मामला गुरु पूर्णिमा के दिन का था और उनके जितने शिष्य थे वो मंत्री जी की आरती उतार रहे थे। हालांकि ये भी सत्य है कि सियासत में शिष्य जो होते हैं वो अस्थायी नहीं होते, वो ताकत के साथ आरती भी उतारते हैं और ताकत जाने के बाद टांग भी खींच लेते हैं। लेकिन चूँकि एक मौका था तो स्वाभाविक है कि इस तरह की तस्वीर सामने आई। आरती उतरवाने के बाद मामला गरमाया तो मंत्री संजय निषाद ने इस बात पर अपनी सफाई दी कि उनका महिमा मंडन कराने का कोई इरादा नहीं था, ना वो देवता बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा उनके प्रति है, उनके समाज की है। हमने वो दौर भी देखा है जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और दलित समाज के लोग उनको देवी के तौर पर पूजने लगे थे, मानने लगे थे। आज संजय निषाद अपने समाज में उच्च पद पर हैं, इस लिहाज से भी उनकी भी तमाम सारे लोग आरती उतार रहे हैं, उन्हें उसी श्रेणी की ओर ले जा रहे हैं जो मनुष्यता से थोड़ी ऊपर है। ये सब चीज़ें ताकत और समय पर निर्भर करती हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने देखा भी है कि मायावती ने अपने रहते अपनी ही प्रतिभा का अनावरण किया और पद प्रतिष्ठा जाने के बाद जो नेता मायावती का गुणगान करते थे, उनको देवी बताते थे, आज वही उनकी आलोचना करते हैं। तो ये सियासत का एक फेज़ है, एक वक्त है कि कभी हम जिसे बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, पूजते हैं, वही सत्ता से हटने के बाद, उसकी ताकत जाने के बाद लोग ना तो उसके घर जाना पसंद करते हैं, ना उसके आसपास खड़े होना पसंद करते हैं। तो वक्त वक्त की बात है, आज दिन बदला है तो संजय निषाद का भी आरती उतारी जा रही है। वक्त बदलेगा तो इस प्रदेश में बहुत सारे नेताओं का हश्र लोगों ने देखा है।
हम उस देश में रहते हैं जहां जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, चीज़ें कम हैं, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, उन्हें चाहने वाले ज़्यादा हैं। भारत जैसे देश में जहां आदमी का जीवन खेती किसानी पर निर्भर है, उत्तर प्रदेश जैसा एक विशाल राज्य है, उसकी भी अपनी आबादी एक बहुत बड़ी है। ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनी आबादी के नाते कई बार शर्मिंदा भी होते हैं और हैरत में भी पड़ते हैं, आश्चर्य भी होता है। आज हम आपको फतेहपुर का एक वाकया बताएंगे जिसमें आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एक छोटे से 3 पहिया के टेम्पो में 27 सवारियां बैठ सकती हैं। जिस टेम्पो में बमुश्किल 4 आदमी बैठ सकते हो, उसमें 27 लोग कैसे बैठे होंगे आप इसकी कल्पना करिए। लेकिन ये मामला फतेहपुर ज़िले में प्रकाश में आया है। ये फतेहपुर ज़िले का एक चौराहा है ललौली, जहाँ पर बकरीद के दिन एक ऑटो या टेम्पो में 27 लोग बैठे हुए पकड़े गए, जिसके बाद पुलिस ने इस टेम्पो का चालान करके 11,000 रुपये का उस पर जुर्माना लगाया। टेम्पो सीज भी कर दिया गया। टेम्पो के जो चालक थे उन पर भी कार्रवाई की गई। लेकिन ये मामूली वीडियो नहीं था, ये एक नज़ारा था जो भारत जैसे देश में शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। विदेशों में कभी कभी कुछ वीडियो आते होंगे पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से, लेकिन उस ऑटो में जैसे भेड़ बकरी की तरह जानवर भरे जाते हैं, उसी तरह इंसान भरे थे। इस वीडियो का नज़ारा देखने के लिए जब इंस्पेक्टर बिंदकी ने टेम्पो को रुकवाया और एक एक करके लोगों को उतारने लगे और गिनती शुरू कराई, तो उनको भी हंसी आ गई और देखने वालों को भी हैरत हुई कि 27 लोग इस छोटे से ऑटो में बैठे हैं। अब आप सोचिए कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। इस ऑटो के साथ साथ एक और तस्वीर औरैया से वायरल हुई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 7 लोग बैठे हैं। 7 लोगों का मतलब ये है कि मोटरसाइकिल ना हुई, वो कार से भी ज़्यादा सवारी बैठा सकती है। इस अजब वीडियो में ये 7 बच्चे लोग एक ही परिवार के हैं और आइसक्रीम खाने जा रहे हैं दिन दोपहरिया में खुलेआम। औरैया कोतवाली में ये गाड़ी मुबीना बानो के नाम पर दर्ज है। अब आप सोचिए कि कैसी कैसी तस्वीरें हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में आती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको सोचना ये चाहिए कि हमारे यहाँ क्या संसाधनों का इतना अभाव है? क्या लोग पैसा बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं? एक ऑटो में अगर 27 आदमी बैठेंगे तो वो चलेगा, और चलेगा तो पलटेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन रिस्क लेने वाले भी हैं और उसमें बैठने वालों का भी दिमाग का क्या कहेंगे, जो अपनी जान पर खेल कर या जो अपनी जान की कोई कीमत नहीं समझते, वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। विचित्रता इस ओर भी संकेत करती है कि लोगों के पास अभाव है खाने पीने का, पैसों का, संसाधन का, जिसकी वजह से वो ऐसा कई बार मजबूरी में भी करते हैं। ये तस्वीर है उस उभरते भारत की, जहाँ पर अभी समाज का एक बहुत तबका पिछड़ा हुआ है, जिसके लिए थोड़े देर की मौज मस्ती ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा आकर्षण है। समाज में इस तरह की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो क्या खाली चालान से इस पर कार्रवाई करके इस चीज़ को दबाया जा सकता है, या इसके लिए हम आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए, व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, साधन संपन्न बनाने के लिए भी कुछ काम करेंगे? सियासत में राजनीतिक दल अक्सर गठबंधन करते हैं, लेकिन जब गठबंधन टूट जाता है तो लोग उसे गठबंधन के बजाय ठगबंधन कहने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में अब एक गठबंधन इस समय चर्चा में बना हुआ है। हालांकि ये साफ है कि वो गठबंधन चुनाव के पहले का था, अब उसका कोई मायने या उसका कोई अर्थ नहीं बचा है। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन अब लगभग टूट चुका है। हालांकि दोनों ओर से कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन इस गठबंधन को लेकर अब सिर्फ नाटक चल रहा है, बचा कुछ नहीं है। गठबंधन आजमगढ़ लोकसभा चुनाव तक तो जिंदा था। वहां की हार के बाद
समाजवादी पार्टी पर ओम प्रकाश राजभर लगातार हमलावर हो गए। हमलावर होने के पीछे विधान परिषद में उनके बेटे को न भेजने का भी एक कारण माना जा रहा है। लेकिन इस कारण में तब आग में घी और पड़ गई जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से समर्थन प्राप्त यशवंत सिन्हा लखनऊ आए और ओम प्रकाश राजभर को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मीटिंग में न जाने से ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक अब भाजपा की ओर जा रहे हैं और ये कहा भी जाए तो ओम प्रकाश राजभर को एक बहाना मिल गया कि वो अब सपा से हाथ छुड़ाकर बीजेपी के पाले में आसानी से जा सकते हैं। वैसे इस बात के भी संकेत मिले हैं कि अखिलेश यादव को इस बात का आभास हो गया था कि ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ रही हैं और वो देर सवेर हाथ छुड़ाकर भाजपा के पाले में चले जाएंगे। उससे पहले ही अखिलेश यादव ने उनसे दूरी बना ली। ओम प्रकाश राजभर मुर्मू जो द्रौपदी मुर्मू हैं, राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं बीजेपी की, उनके डिनर में 5KD पर गए। वहाँ उन्होंने खाना पीना भी खाया। जब नमक खाया तो उसका हक भी अदा करेंगे। बीजेपी और राजभर के बीच नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं कि मामला देश के गृह मंत्री तक भी पहुंचा है। वहां भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और सीधी बातचीत हो चुकी है। कुल मिलाकर राजभर की जो सियासत है वो ऐसे मोड़ पर खड़ी है, वो जो 2 नावों पर सवारी करते दिख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके दोनों हाथ में लड्डू रहे। अब जानकार इस बात को मानते हैं कि अंदर खाने राजभर बीजेपी की ओर पूरी तरह झुक चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा, राजभर उसे अपना वोट करके अपना योगदान जताना चाह रहे हैं। बीजेपी से राजभर की क्या डील हुई ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन उनका एक परमानेंट जो डिमांड है वो कायम है कि मेरे बेटे को MLC बनाया जाए। जिसे अखिलेश यादव नहीं पूरा कर सके उसे क्या बीजेपी पूरा करेगी ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन 2024 के चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से लोकसभा की कुछ सीटें मांग सकते हैं। तो जहां भी राजभर गए वहां वो फायदे में रहे और अब चूंकि उनके पास 6 विधायक हैं, पहले 4 थे, तो उनकी ताकत बढ़ी हुई है। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच अब संवाद नहीं बचा है। राजभर ने बीजेपी को एक ज़माने में बहुत कोसा था, बड़ी गालियां दी थी, लेकिन अब वो भूली बिसरी बातें हो गई हैं। सियासत में इसीलिए नेताओं को बेशर्म कहा जाता है कि उनके लिए कोई शर्म लिहाज नहीं बची है। वो अपने फ़ायदे के लिए कभी भी किसी का साथ छोड़ सकते हैं, या यूँ कहें कि जिन्हें सत्ता का स्वाद चखना होता है वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर हालांकि सिद्धांतों की और वसूलों की बड़ी बात करते हैं, लेकिन ये बात अब सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश में चाचा ओम प्रकाश राजभर और बहुत सारे लोग अखिलेश यादव को चुनाव पूर्व गठबंधन से अलग हो चुके हैं। तो पहले शिवपाल चाचा गए, अब पीले गमछे वाले चाचा भी लगभग अलग हैं। ये सियासत है, इसमें जब ताकत होती है, सत्ता होती है, तभी लोग जुड़ते हैं। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, चुनाव वो हार गई, तो ऐसे में अब किसी के दोस्त को, किसी को अस्थाई दोस्त मानना ये भी एक भ्रम है। पावर सेंटर में अब बात उत्तर प्रदेश में तबादलों के तूफान की। भ्रष्टाचार के शोर से सरकार ने एक साथ कई जांच कमेटियों के आदेश कर दिए कि इस तबादलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है अब वो सबके सामने आना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले मामला स्वास्थ्य विभाग में आया, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया ब्रजेश पाठक ने अपने ही विभाग के तबादलों में सवाल खड़े किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तबादलों में सरकार के प्रमुख सचिव से लेकर विभागाध्यक्ष और सरकार के बाबू तक निशाने पर हैं। स्वास्थ्य विभाग में 2000 से ज़्यादा तबादले किए गए, जिसमें अमित मोहन प्रसाद की मनमानियों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी और उसमें सारे मामलों की जांच और आख्या मांगी है।
जब ये मामला थमता नहीं नजर आया तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें अवनीश अवस्थी और संजय भूसरेड्डी को मेंबर बनाया गया है। ये माना जा रहा है कि इस बार कार्रवाई कड़ी होगी। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी में मनोज सिंह जो एपीसी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है, उसमें भी संजय भूसरेड्डी मेंबर हैं। तबादले ऐसे किए गए जो मनमानी को दर्शाते हैं। जिनकी नौकरी 1 साल से भी कम बची है, उनको सीएमओ और सीएमएस बना दिया गया। जो लोग जांच का सामना कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको भी जिलों में बड़ी बड़ी कुर्सियां दे दी गई। इन सब के लिए जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी में बैठे अफसर हैं, जो अपने मंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझते हैं। पीडब्ल्यूडी में भी इसी तरह के कई सारे मामले सामने आए हैं, जहां पर मृतक लोगों को तबादला कर दिया गया, एक जिले में 2-2 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, एक आदमी का 2-2 जिले में तबादला कर दिया गया। ये सब दर्शाता है कि किस कदर तबादला उद्योग में लोगों ने मनमानियाँ की हैं और गांधी जी के दम पर, गुलाबी गैंग के दम पर उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कुर्सियों को कैसे बेचा गया है। अब जांच कमेटी 2 दिनों में उसकी रिपोर्ट सामने आने वाली है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की धड़कनें थमी हुई हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक शीर्ष लेवल पर प्रमुख सचिव एसीएस, इन पर भी सरकार कार्रवाई का मन बना रही है। सबसे ज़्यादा शोर स्वास्थ्य विभाग में मचा है। अमित मोहन प्रसाद जो इस विभाग में पिछले 5 सालों से तैनात हैं, उनके ऊपर सीएमओ और सीएमएस के तबादलों में जिम्मेदारी थी कि पारदर्शिता बरतें, लेकिन वो नाकाम रहे, या यूँ कहा जाए कि जानबूझकर ऐसा किया गया। स्वास्थ्य विभाग का जो डीजी हेल्थ का ऑफिस है, उसने तबादलों को धन उगाही का बहुत बड़ा स्रोत बनाया। डॉक्टर वेदव्रत 30 जून को तबादले के अंतिम दिन रिटायर होकर चले गए और उनके नीचे बैठे हुए बाबुओं और डीजी ने मिलकर हजारों तबादले कर डाले, जिसमें तमाम सारे मृतक लोग भी शामिल हैं। ये सब जुगाड़ तंत्र के सहारे आंख बंद करके जो लिस्ट बनी और फाइलें तैयार की गई, उसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश के तमाम सारे डॉक्टर भोग रहे हैं। डॉक्टर दौड़ रहे हैं उनके तबादले निरस्त हो जाएं, क्योंकि जिलों में अस्पताल में विशेषज्ञ नहीं हैं, खाली हो गए। राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में डॉक्टर विशेषज्ञ पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। दूसरे नए डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई है। अस्पताल चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों के इलाज से लेके विशेषज्ञ डॉक्टर, सर्जन, तमाम सारे लोग दूसरे जिलों में फेंक दिए गए। ये मनमानी, ये तबादलों में अनियमितता, ये सब अब सरकार के निशाने पर है। मुख्यमंत्री की शक्ति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार इस मामले में खाली कुछ लोगों के तबादले नहीं, एफआईआर भी होगी और कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, तब से तमाम सारे महकमों में वही प्रमुख सचिव हैं। 3 महीने से ज़्यादा सरकार का समय हो गया। मंत्री अपने प्रमुख सचिवों से संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारे मंत्री चाहते हैं कि उनके प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष बदले जाएं, एसीएस बदले जाएं, लेकिन अभी तक इस पर कोई लिस्ट सामने नहीं आई है। ये ज़रूर है कि उम्मीद थी कि तबादला सत्र बीतने के बाद सरकार मंत्रियों को तेज़ी से काम करने के हिसाब से उनके मनमाफिक अधिकारी उपलब्ध कराएगी, लेकिन अभी उसका फिलहाल इंतज़ार है। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में जो लोग पहले बदनाम थे कि वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर मंत्री बनकर हाथ धोते हैं, उनको सरकार के अफसरों ने, शासन के अफसरों ने अब पीछे छोड़ दिया है। अगर ये कहा जाए कि ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको कुछ साहित्यिक लाइनों के साथ हम फिर छोड़ जाएंगे। मंजर भोपाली साहब ने एक शेर लिखा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और कोई भी तो जिंदगी भर जंग लड़ नहीं सकता,
और तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। नमस्कार।